आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द जेट स्ट्रीम थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ मॉनसून। मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित जेट स्ट्रीम सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो यदि आपके मेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो इसका क्या अप्रोच होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉनसून की पवन का इंट्रोडक्शन, परिचय कि मॉनसून पवन क्या है। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि मॉनसून की उत्पत्ति को एक्सप्लेन करती है। तो मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं मॉनसून और अल्नीनो प्रभाव के बारे में। लास्ट में हम देखेंगे मॉनसून के क्या क्या प्रभाव होते हैं, और आंसर के लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। तो यहाँ हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट में देखेंगे आंसर के अंदर हमें क्या क्या लिखना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉनसून। तो मॉनसून क्या है? मॉनसून इज अ पीरियोडिक विंड। मॉनसून एक आवर्ती पवन है। इट इज अ पीरियोडिक विंड्स, आवर्ती पवन है। इसका अर्थ क्या है? These are the winds which change their direction with season. ये वो पवन है जो ऋतु के साथ दिशा परिवर्तन करती है। ग्रीष्म ऋतु में इनकी दिशा कुछ और शीत ऋतु में इसकी दिशा बिल्कुल विपरीत होती है। इसीलिए इसे मॉनसून पवन कहते हैं। तो कहाँ कहाँ ये पवन पाई जाती है, इसके बाद हम लिखेंगे कहाँ कहाँ पर ये पवन पाई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ ये विंड्स मिलती है? ये विंड्स हमें मिलेगी साउथ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में ये मिलेगा। देन अफ्रीका के पूर्वी भाग, मेडागास्कर के पास हमें यह पवन मिलती है। अफ्रीका के पश्चिम भाग में भी पश्चिम भाग, गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी के पास भी यह पवन हमें मिलती है। देन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में भी मॉनसून पवन मिलती है। और साउथ ईस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में भी यह पवन मिलती है। तो अगर हम देखें ये सारे एरियाज, पूरे क्षेत्र, ये क्षेत्र कौन से हो गए? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित महाद्वीप के पूर्वी भाग के क्षेत्र में हमें यह पवन मिलती है। ठीक है, कहाँ मिल रही है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी भाग में यह पवन मिल रही है, वहाँ ये पाई जाती है। इसके अलावा ये कहाँ मिल रही है? दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में। और अगर हम साउथ एशिया में देखें तो मेनली इट इज फाउंड इन द इंडियन, ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप पर हमें यह है मॉनसून पवन मिलती है। इसी को अगर हम एक बार मैप से देखें, एक रफ मैप बना के हम देखें मॉनसून पवन हमें कहाँ कहाँ मिलेंगी। ये आ गई अपनी इक्वेटर लाइन, भू मध्य रेखा। ये हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका,
साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये आ गया अपना एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच हवाएं, यहाँ पर इस एरिया में हमें मानसून विंड्स मिलती है। इस एरिया में, ये मेडागास्कर है, यहाँ हमें मानसून विंड्स मिलेंगी, यहाँ हमें मानसून पवन मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में मानसून विंड्स मिलती है। एंड कौन सा एरिया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें भारत, मालदीव, श्रीलंका भी सम्मिलित है। तो दीज आर द एरियाज, ये वो क्षेत्र हैं जहां मानसून पवन पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी ये मानसून पवन कहाँ होती है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। इसीलिए इसे भारतीय मानसून भी कहते हैं। देन मॉनसून विंड क्या है? इट इज अ सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। मॉनसून पवन क्या है? एक द्वितीयक वायुमंडलीय संचरण है। मॉनसून विंड इज सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। यह एक द्वितीयक वायुमंडलीय संचरण है। देखिए वायुमंडलीय संचरण क्या है? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन? जब हम धरती को देख रहे हैं, धरती पर वायु की गति क्षैतिज है और ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। वायु की जब क्षैतिज गति होती है, whenever there is a horizontal movement of air, we call it wind. But along with that, there is vertical movement of air. तो ये हॉरिजॉन्टल विंड्स और ये वर्टिकल विंड्स मिला करके इसको पूरे को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय संचरण। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल विंड्स और वर्टिकल विंड्स दोनों आ गए। क्षैतिज गति वाली पवन और ऊर्ध्वाधर गति दोनों इसमें सम्मिलित होती है। और इनका प्रमुख योगदान क्या है? व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दीज विंड्स? ये विंड्स क्या कर रही हैं? हमने देखा, देखिए भूमध्य रेखा पर सूरज की किरण सीधी गिर रही है, यानी बीच वाले क्षेत्र में तापमान अधिक है, किंतु पोल्स पर तापमान कम है, ध्रुवों पर तापमान कम है। तो क्या होगा? यहां से हवाएं इस ऊष्मा को उत्तर की ओर स्थानांतरित करती है, चाहे वो ग्रहीय पवन हो, प्लैनेटरी विंड्स हो, वेस्टर्ली विंड्स हो, जेट स्ट्रीम्स हो, कन्वेक्शन करंट्स हो। सो ये हॉरिजॉन्टल विंड्स एंड वर्टिकल विंड्स टुगेदर, दे आर मेंटेनिंग द लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ये पृथ्वी के अक्षांशीय ताप संतुलन को बनाए रखती है। तो ये सारी पवन का प्रमुख योगदान है ताप ऊष्मा के वितरण में। So all these winds together contribute in the distribution of the heat energy on earth. तो जितनी भी पवन है उसको हमने क्लासिफाई कर दिया है, सारी पवनों का वर्गीकरण किया है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पवन का। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय संचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन।
तो ऑल विंड्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली 3 कैटेगरीज। पवनों को 3 कैटेगरीज में विभाजित किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, प्राथमिक वायुमंडलीय संचरण। इसमें कौन सी विंड्स आएंगी? इसके अंदर आती हैं प्लैनेटरी विंड्स, ग्रहीय पवन, और जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं। ये हो गई प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये वो पवन हैं जो कभी भी दिशा परिवर्तन नहीं करती हैं। इस तरह से वायु को 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो सेकंड है सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, द्वितीयक वायुमंडलीय संचरण। इसके अंदर आती हैं साइक्लोनिक विंड्स, एंटी साइक्लोन, चक्रवात, प्रति चक्रवात और मॉनसून विंड्स, मॉनसून पवन। इसीलिए मैंने बोला था मॉनसून विंड क्या है? सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो ये पॉइंट क्लियर है। और तीसरी कैटेगरी है, तीसरी श्रेणी है टर्शियरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, तृतीयक वायुमंडलीय संचरण। और इसके अंदर क्या आती है? लोकल विंड्स, स्थानीय पवन। मॉनसून विंड्स किस तरह के विंड्स हैं? इट इज अ सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। मॉनसून पवन एक द्वितीयक वायुमंडलीय संचरण है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो मॉनसून की उत्पत्ति को व्याख्या करते हैं। Let's discuss which are those theories that tries to explain the origin of the monsoon. When we discuss in the optional, so there are many theories that tries to explain the origin of monsoon. ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हम जब करते हैं तो बहुत सारे सिद्धांत हैं जो मॉनसून की उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम जीएस की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम मेनली 2 सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। Here we will discuss, in GS we will discuss mainly 2 principles. First is classical theory and second is jet stream theory. First is classical theory या फिर तापीय सिद्धांत। किसी भी सिद्धांत को समझने से पहले हम देख लें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर वो सिद्धांत है। So let's discuss which are the basic principles on the basis of which this classical theory is based. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, विंड, पवन, एयर और विंड 2 चीज होती है, वायु और पवन। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? जब वायु स्थिर है, जब वायु में स्थित कण स्थिर है, हम कहते हैं ये वायु है। और जब ये बहने लगती है तो इसको हम कहते हैं ये पवन है। हम ये कह सकते हैं मूविंग एयर इज नोन एज विंड। बहती हुई वायु को पवन कहते हैं। तो द क्वेश्चन इज व्हेन द एयर विल मूव, वायु कब बहेगी? जब दाब अंतर होगा, दाबांतर होगा,
whenever pressure difference is there, air will move, and air moves from high pressure area towards the low pressure area. तो हमेशा विंड कहाँ चलती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया. वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है. राइट? आप देखिए, हवा की तुलना सीधे सीधे पानी से कर सकते हैं. वी कैन कंपेयर वाटर विद द एयर. सी, पानी कब बहेगा? अगर दोनों जगह लेवल बराबर है तो क्या पानी बहेगा? नहीं. तो पानी कब बहेगा? जब हाइट में अंतर होगा. और पानी कैसे बहेगा? ऊंचे क्षेत्र से नीचे की क्षेत्र की ओर बहता है. उसी तरह से हवा कैसे बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है. जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, उसी तरह से हवा हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है. फिर देखिए, पानी की गति किस पर निर्भर करती है? द स्पीड ऑफ वाटर विल डिपेंड ऑन द हाइट डिफरेंस. हाइट में जितना अंतर होगा, पानी उतनी तेज गति से बहेगा. यदि हाइट में थोड़ा अंतर है, पानी धीरे धीरे बहेगा. यही हाइट में अंतर जब बहुत अधिक हो जाएगा, पानी तेज गति से गिरेगा. सेम विद द स्पीड ऑफ विंड. वायु की गति किस पे निर्भर करती है? दाब प्रवणता पर. द स्पीड ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट. देखिए, जब दो जगह पर प्रेशर बराबर है, हवा नहीं चलेगी. तो हवा कब चलेगी? जब प्रेशर में अंतर होगा. हवा कहाँ चलेगी? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहेगी. तो यानी सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता. वायु हमेशा कहाँ बहती है? पवन हमेशा कहाँ बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है. स्पीड ऑफ विंड, वायु की गति किस पर निर्भर करेगी? प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता कितनी है. जितना अधिक दाब अंतर होगा, वायु की गति उतनी तेज होगी. तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा हाई इवेपोरेशन होगा. तापमान अगर अधिक है तो वेपराइजेशन अधिक होगा, इवेपोरेशन अधिक होगा. मान लीजिए ये पानी, ठीक, समर्स है, गर्मी में समर्स. तो सूरज टेम्परेचर इज हाई, तो इवेपोरेशन इज हाई. तो उसकी वजह से यहाँ सरफेस पर सतह का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो. और प्रेशर कैसा हाई हो जाएगा? हाई. कहाँ पर? पानी के ऊपर. यानी गर्मियों में जो जलीय निकाय है वहाँ तापमान कम रहता है और प्रेशर हाई रहता है. ठीक है. उसी तरह से अगर हम देखें, ये जमीन है, फिर से हम देखें पानी को, सर्दी में क्या होगा? विंटर्स में क्या होगा? अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा. इवेपोरेशन कम होगा तो ये जो सतही सरफेस टेम्परेचर है पानी का, यहाँ का तापमान भी कम होगा. तापमान कम होगा तो प्रेशर, इवेपोरेशन कम होगा. तो इस वजह से यहाँ सतह पर, सरफेस पर, पानी की सतह पर तापमान अधिक रहेगा तो प्रेशर लो रहेगा. जब वाष्पीकरण होता है,
इवेपोरेशन होता है तो यहाँ की ऊर्जा लेटेंट हीट के रूप में वेपर्स में चली जाती है, इसीलिए यहाँ तापमान कम हो गया। लेकिन सर्दियों में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन कम हो रहा है, तो लेटेंट हीट यहीं पर है, तो पानी की सतह का तापमान अधिक रहता है और प्रेशर कम रहता है। क्लियर है? जमीन पे उल्टा होता है। लैंड पे समर्स में क्या है, गर्मी में, समर्स में आपको पता है जमीन पर तापमान अधिक तो प्रेशर कम, और पानी पे उल्टा हो रहा है, तापमान कम और प्रेशर अधिक। सर्दी में यहाँ क्या होगा, जमीन पर तापमान कम होगा, प्रेशर अधिक होगा, लेकिन पानी पर क्या होगा, तापमान अधिक और प्रेशर कम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमारी धरती है और ये सूरज है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, समर्स में क्योंकि सूर्य का धरती का झुकाव ऐसे है, गर्मी के समय सूरज की सीधी किरणें, आप लंबवत किरणों पर फोकस कीजिए, वर्टिकल रेडिएशन, तो सीधी किरणें पृथ्वी के उत्तरी भाग में गिर रही हैं। जून का महीना, अब ध्यान से दीजिए, देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब सूरज की वर्टिकल रेडिएशंस कहाँ गिर रही हैं, साउथ हेमिस्फीयर में। सूर्य की लंबवत आभासी किरणें दक्षिण में पड़ रही हैं, यानी हम ये कह रहे हैं सूर्य का दक्षिणायन हो गया सर्दियों में। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आते आते सूरज की सीधी किरणें कहाँ गिर रही हैं, नॉर्थ पार्ट में, उत्तरी गोलार्ध में। तो एक्चुअल में सन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन धरती की तरफ से देखें तो ऐसे लग रहा है सन मूव कर रहा है, सूर्य का आभासी स्थानांतरण हो रहा है। सूर्य की लंबवत किरणें गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है और सर्दी में दक्षिण गोलार्ध में पड़ती हैं। तो क्या हो रहा है, apparent movement of the sun। सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण हो रहा है। There is a apparent movement of sun in the northern hemisphere during summers and in the southern hemisphere during winters। तो ये कुछ बेसिक सिद्धांत है जिस पर क्लासिकल थ्योरी, तापीय सिद्धांत आधारित है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्लासिकल थ्योरी कैसे मॉनसून की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। क्लासिकल थ्योरी, तापीय सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है, समर्स में, गर्मी में, एडमंड हैले was the person who proposed this theory। एडमंड हैले ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें लंबवत गिर रही हैं, क्योंकि सूर्य की आभासी लंबवत किरणों का उत्तरायण हो रहा है। इस वजह से यहाँ तापमान अधिक तो प्रेशर लो हो गया।
बैकाल झील के आसपास और पेशावर के आसपास बहुत ज़्यादा प्रेशर लो हो जाता है। किंतु महासागर में क्या हो रहा है, वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो पानी की सतह पर तापमान कम और प्रेशर अधिक हो गया। और आपको पता है वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहेगी। तो इस वजह से ये पवन महासागर से भारत की ओर बहने लगती। फिर इस पे कोरियोलिस प्रभाव लगता है, इस वजह से हवा का विक्षेपण हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वायु का डिफ्लेक्शन हमेशा राइट डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से मॉनसून आता है। तापीय सिद्धांत के अनुसार तो ये सिचुएशन तो हो गई गर्मियों में, किंतु सर्दी में परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। विशेषतः नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, सर्दियों में सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण दक्षिण की ओर हो गया। दक्षिण में टेम्परेचर हाई हो गया, इसका मतलब नॉर्थ में टेम्परेचर लो हो गया, तो प्रेशर हाई हो गया, यानी भारत पर उच्च दाब क्षेत्र बनता है यहाँ पर। किंतु हिंद महासागर में यहाँ क्या हो रहा है, तापमान कम होने की वजह से इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इवेपोरेशन कम होगा तो वाटर सरफेस पर, पानी की सतह पर तापमान कम, प्रेशर अधिक हो गया। तापमान अधिक होगा और प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, लेटेंट हीट कहीं नहीं जा रही है, वो वहीं पर है। तो परिस्थितियां विपरीत हो गई, यानी जैसे ही सर्दियां आती है, अब भारत पर उच्च दाब क्षेत्र हिंद महासागर पर निम्न दाब क्षेत्र बन गया। तो अब क्या कर रही हैं हवाएं, विपरीत दिशा में बहना शुरू हो जाती। याद रखिएगा, बरसात कब होगी, वर्षा कब होगी, जब भी वायु जलीय भाग से स्थल भाग की ओर आएगी। तो इसमें आप देख रहे हो जलीय भाग से पवन स्थलीय भाग की तरफ आ रही है, इसलिए ये वर्षा लाती है, इसलिए गर्मियों में बरसात होती है। किंतु शीत ऋतु में क्या होगा, ड्यूरिंग द विंटर सीजन विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द वाटर, जमीन से हवा पानी की ओर बह रही है। तो यदि हवा जमीन से पानी की ओर बहेगी तो बारिश नहीं होती, इसलिए शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तो ये इस पवन को हम मानसून पवन कह रहे हैं। ये पीरियोडिक विंड है, आवर्ती पवन, वह पवन जो ऋतु के साथ दिशा परिवर्तन कर रही है। आप देखिए हवा की दिशा बदल गई, गर्मी में दिशा कुछ और, सर्दी में दिशा कुछ और। मॉनसून शब्द एक अरेबिक शब्द मौसम से लिया गया है। मौसम बदला, वायु की दिशा बदली, इसलिए इसे मॉनसून पवन कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, ये है क्लासिकल थ्योरी, तापीय सिद्धांत। तो अब हम देख लेते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इस सिद्धांत जो तापीय सिद्धांत है, इसकी आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है। आप देखिए, इसके अनुसार सूर्य का उत्तरायण एक फिक्स समय पे होता है, तो मॉनसून भी एक फिक्स समय पे आना चाहिए, फिक्स समय पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयर आर सो मच अनसर्टेनिटीज इन द मॉनसून। तिब्बत पठार जो यहाँ पर स्थित है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है मॉनसून में, जिसकी चर्चा इस सिद्धांत में नहीं की गई। देन हिमालय जो एक अवरोधक है, विच इज एक्टिंग एज अ बैरियर, प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मॉनसून। So this is also completely neglected in this theory. और अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ऊपरी वायुमंडलीय संचरण का इसमें जिक्र बिल्कुल नहीं है। जेट स्ट्रीम्स भी तो मानसून को प्रभावित करती है। So all these are completely neglected in this theory. इस वजह से
एक नया सिद्धांत आया, वो है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो हम देखते हैं जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो ये कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। पहली चीज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र। ये हमने पहले भी चर्चा की है। ध्रुवीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन बहती हैं, ईस्टर्ली विंड्स, और ये ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पर सीधे नहीं टकराती हैं, आमने सामने नहीं टकराती हैं, फेस टू फेस कोलिजन नहीं होता है, साइड से टकराती हैं, लेटरल कोलिजन हो रहा है कोरियोलिस प्रभाव की वजह से। ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, आप ऐसे समझिए, जैसे ये 35 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 35 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो 35 डिग्री से आने वाली हवाएं ये यहाँ मिल रही हैं और ऊपर की ओर इनका आरोहण हो रहा है। दीज विंड्स आर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। ये टकराती नहीं है, सिर्फ कन्वर्जेंस हो रहा है, अभिसरण हो रहा है इस क्षेत्र में। तो ये ऊपर क्यों उठ रही है? क्योंकि 0 डिग्री तापमान पर, 0 डिग्री अक्षांश पर उच्च तापमान की वजह से यहाँ पर संवहनीय धाराएं बन रही हैं और ये ऊपर उठ रही। इसी क्षेत्र को ITCZ कहते हैं। ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। लेकिन अभी हमने देखा जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होगा तो जितनी भी वायु दाब पेटियां हैं उनका उत्तर की ओर स्थानांतरण होगा। द प्रेशर बेल्ट्स विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ। उसी तरह से जब सूर्य का दक्षिणायन होगा तो सारी प्रेशर बेल्ट दक्षिण की ओर स्थानांतरित होंगी। तो जब प्रेशर बेल्ट स्थानांतरित होंगी तो ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उसका भी स्थानांतरण होगा। ये भी दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर स्थानांतरित होती है। तो क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ द ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ITCZ का भी स्थानांतरण होता है। तो होता क्या है? ग्रीष्म ऋतु जब समर होगा तो ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाएगी और जब सर्दी होगी तो ITCZ दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती है। उसी तरह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जेट स्ट्रीम, जेट धारा। जेट धारा ये कब उत्पन्न होती है? जब दो विपरीत गुणधर्म वाली वायु राशियों का मिलन होता है तो जेट धारा की उत्पत्ति होती है और यह पवन पृथ्वी की सतह से 10 से 12 किलोमीटर ऊपर शोभ सीमा में बहती है। The jet streams develop when the two air masses of the opposite properties meets and these winds blow 10 to 12 kilometer above the earth's surface. और क्या होगा? जब वायु दाब पेटियों का स्थानांतरण होगा, when the shifting of the pressure belts will takes place, so jet stream will also shift in the north during summers. गर्मियों में जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर स्थानांतरित होगी
और सर्दी में जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाएगी, ऐसा होगा। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के आधार पर जेट स्ट्रीम सिद्धांत ने मॉनसून की उत्पत्ति को समझाया है। तो अब हम देखें जेट स्ट्रीम थ्योरी कैसे मॉनसून की उत्पत्ति को समझाती है। तो देखिए कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हो रही हैं। देखिए जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार भारत में 4 ऋतु होती है। On the basis of the jet stream theory, there are 4 seasons in India. 15 मार्च से 15 जून तक समर्स, ड्राई समर, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। 15 जून से 15 सितंबर तक मॉनसून, रेनी सीजन वर्षा ऋतु, मॉनसून सीजन। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक रिट्रीट ऑफ मॉनसून। मॉनसून का प्रत्यावर्तन होता है। और 15 दिसंबर से 15 मार्च तक विंटर सीजन, शीत ऋतु। इस तरह से शीत ऋतु के बाद 15 मार्च से 15 जून फिर ग्रीष्म ऋतु आती है। इस तरह से यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिकल प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं 15 मार्च से 15 जून के बीच में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हो रही हैं। पंद्रह मार्च से 15 जून, तो इस समय देयर इज अ अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द नॉर्थ। सूर्य की आभासी लंबवत आभासी किरणों का उत्तरायण हो जाता है। इस वजह से सूर्यातप यहाँ अधिक होगा। सोलर इंसोलेशन विल बी हाई इन दिस रीजन। टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाएगा तो दाब प्रवणता यहाँ कम हो जाएगी, प्रेशर ग्रेडियंट विल बी लेस। इस वजह से जेट स्ट्रीम्स का उत्तर की ओर स्थानांतरण हो जाएगा। जेट स्ट्रीम्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ। और क्या हो रहा है, गर्मियों में यहाँ पर लू चलेगी। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को लिख लेते हैं। क्या क्या हो रहा है 15 मार्च से 15 जून के बीच। ठीक है, सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का उत्तरायण, apparent movement of the sun towards north, इसकी वजह से क्या होगा, सूर्यातप अधिक होगा। सोलर इंसोलेशन विल बी हाई इन दिस एरिया। इसकी वजह से क्या होगा, दाब प्रवणता कम हो जाएगी, प्रेशर ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा,
जेट धारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम shifts towards the north, उपोष्ण जेट धारा उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाएगी, और क्या होगा, इसमें मौसम में लू चलेगी। भारत के उत्तरी भाग में इस समय क्या हो रहा है, एक और चीज हो रही है, ITCZ का उत्तर की ओर स्थानांतरण हो रहा है, और ये इतनी स्थानांतरित होती हैं, ITCZ रेखा भारत के उत्तरी मैदान की ओर पहुंच जाती हैं। यह है ITCZ, जो भूमध्य रेखा पर थी वो स्थानांतरित होकर के यहाँ पहुंच गई। इस वजह से और क्या हो रहा है, यहाँ लू चलती है गर्मियों में, और ये जो गर्म हवा चलती है सागर से, इधर से गर्म हवाएं चल रही हैं, लो प्रेशर की तरफ आ रही है, और सागर से आर्द्र हवाएं इस लो प्रेशर क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाती हैं। दी वार्म विंड्स, वार्म लोकल विंड्स, ये क्या है, स्थानीय पवन, लोकल विंड्स स्थानीय पवन। तो ये जो गर्म हवाएं हैं सागर से, क्योंकि ITCZ क्या है, लो प्रेशर एरिया है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इस वजह से यहाँ पर रेगिस्तान से गर्म हवाएं और सागर से आर्द्र हवाएं टकराती हैं और कम समय के लिए वर्षा लाती हैं, जिसे हम कहते हैं प्री मॉनसून शार। इन्हें हम मॉनसून का सूचक कहते हैं। आपने सुना है असम में टी शावर, चाय वर्षा, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटका में कॉफी शावर, केरल में और कर्नाटका में मैंगो शावर। ये सब क्या है, प्री मॉनसून से पहले होने वाली वर्षा। और ये क्या है, मॉनसून के आगमन का सूचक है। तो ये सब परिस्थितियां बन रही हैं कब, 15 मार्च से 15 जून के बीच। और एक प्रमुख घटना हो रही है, भारत के तिब्बत पठार, अगर हम देखें तिब्बत पठार पर, तिब्बत पठार, तिब्बत प्लेट्यू पर क्या हो रहा है, अब आप सिचुएशन देखिए क्या है, ये इंडिया, यहाँ पर तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार, ये इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ अफ्रीका आ गया और ये आ गया मेडागास्कर। ITCZ रेखा यहाँ पहुंच गई है, ये सिचुएशन, ठीक। सूरज की किरण सीधी लंबवत है कर्क रेखा पर, तो यहाँ तिब्बत पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तिब्बत पठार की ऊंचाई पहाड़ों के जितनी है, 4000 से 5000 मीटर ऊंचाई तक। तो ग्रीष्म ऋतु में ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से इससे गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होंगी। अगर गर्म हवाएं ऊपर उठेगी तो यहाँ ऊपर उच्च दाब क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। और
अब ये मान लीजिए यहाँ तिब्बत पठार है, तो हवा गर्म होके ऊपर उठी, तो ऊपर उठने के बाद ये कहीं ना कहीं जाकर के गिरेंगी, ठीक है। तो ये हवाएं सीधे मेडागास्कर में आकर के उतरती हैं। इन हवाओं का मेडागास्कर के पास हिंद महासागर में अवतलन होता है। इस वजह से मेडागास्कर के पास यहाँ क्या बन जाएगा, सतह पे हाई प्रेशर, ठीक। और यहाँ पर आपको पता है उत्तरी भारत में तापमान अधिक होने की वजह से प्रेशर लो है, जमीन पर प्रेशर लो है, ठीक है। ये तिब्बत से उठने वाली हवा 10 से 15 किलोमीटर ऊपर उठती हैं और फिर जाके मेडागास्कर में गिरती हैं। तो ये क्या है, जेट धारा। यानी ये जेट धारा अस्थायी है, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है, शीत ऋतु में नहीं होती। और इसकी दिशा कैसी है, ईस्ट से वेस्ट। इसीलिए इस जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पवन उठ करके ऊपर चली गई, यहाँ आके गिरी। अब सतह पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भारत में लो प्रेशर, मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर। तो यहाँ की व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स हैं, ये इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर खींचेंगी। तो जैसे ही ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी, इनका विचलन हो जाएगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड विल टेक्स प्लेस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन और दिस विल एंटर इंडिया। तो इस तरह से भारत में मॉनसून का आगमन होता है। ये सारी परिस्थितियां कब हो रही हैं, 15 मार्च से 15 जून तक। और जून आते आते मॉनसून भारत में पहुंच जाता है। तो ये चीज क्लियर है कैसे भारत में मॉनसून की उत्पत्ति होती है। ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक जो किया है, होप ये सारा क्लियर है आपको। कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं हमसे। चलिए, थैंक यू सो मच।